कोई लड़का जब विवाह के लिए लड़कियां देखने जाता है, खुद को हीरो समझता है और रंग रूप के आधार पर लड़कियों को रिजेक्ट करता रहता है, या फिर कोई नई नवेली दुल्हन ससुराल पहुंचती है और खुद को वो ससुराल वालों से बहुत ऊंचा समझती है, तो किस तरह जिंदगी उन्हें वास्तविकता के धरातल पर लाकर खड़ा करती है। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी आरंभ में। घर में पांव रखते ही विभा बरस पड़ी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये रंजना ही आपके बॉस की पत्नी है। सुरेश भौचक्का सा उसे देखता रह गया। विभा के इस अकारण गुस्से से वो विस्मित रह गया था। यूं तो वो सारी शाम गुपचुप सी थी, मगर इसे उसने नववधु का संकोच समझ लिया था। वो खुशी की तरंगों में झूल रहा था, इसलिए मन में ऐसा वैसा कोई ख्याल आया ही नहीं। सुबह श्रीमाली जी ने उसे केबिन में बुलाकर रात के खाने का निमंत्रण दिया तो वो आनंद में डूब गया। सहयोगियों ने भी उसे खुले दिल से बधाई दी। उसने भी खुश होकर सभी को दोपहर की चाय बुलाई। उसके बॉस श्रीमाली उसकी शादी के रिसेप्शन के समय अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गए हुए थे, इसीलिए वो सोच ही रहा था कि एक दिन उन्हें अपने घर चाय या खाने पर बुलाऊं, पर उसकी योजना धरी की धरी रह गई। उल्टे उन्होंने ही उसे सपरिवार घर बुला लिया। वह हवा के घोड़े पर सवार घर पहुंचा। उसने विभा को ये बताया। दोनों खूब सज संवर कर बॉस के घर पहुंचे तो उन्हें एक और आश्चर्य मिला। मिसेस श्रीमाली ने विभा को देखते ही गले से लगा लिया। वो किलक उठी, क्योंकि दोनों एक साथ बीए तक पढ़े थे। ये जानकर सुरेश को सारा माहौल दिव्य लगने लगा। मेज पर करीने से परोसे गए व्यंजनों का स्वाद दुगना हो गया। सारे समय मिसेस श्रीमाली विभा की तारीफ करती रही। उनके आग्रह पर उसे गाना भी सुनाना पड़ा। जहां एक और मिसेस श्रीमाली के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता दिख रही थी, वहीं विभा के चेहरे पर प्रसन्नता का कोई अंश तक न था। और तो और उससे सामान्य शिष्टाचार भी निभाते न बना। भारी भरकम उपहार और भोजन के बाद उसने उन्हें धन्यवाद तक न दिया। चलते समय एक औपचारिक निमंत्रण भी उसे देते न बना। सुरेश खींच उठा। कैसी लड़की है, कहने को एमए बीएड है, पर जरा भी एटिकेट्स नहीं। घर पहुंचते ही सुरेश को कुछ कहने का समय ही नहीं मिला। उल्टे विभा ही उस पर बरस पड़ी। वो भौचक्का सा उसे देखता रह गया। उसने संभाल कर वो बड़ा सा पैकेट मेज पर रखा। बच्चों सी अधीरता से उसने पैकिंग खोली तो सामने सुनहरी नक्काशी वाला एक लेमन सेट जगमगा रहा था। वाह श्रीमाली साहब, आपके टेस्ट का जवाब नहीं। विभा अभी भी गुमसुम बैठी हुई थी। सुरेश ने पुचकारते हुए पूछा, क्या बात है भाई, बॉस की बीवी से तुम्हारा कोई झगड़ा वगड़ा था क्या? तो क्या मैं तुम्हें झगड़ालू लगती हूँ? ये बात नहीं है, सुरेश ने विनम्रता से कहा। तुम सारी शाम मुंह फुलाए बैठी रही, इसलिए पूछ रहा हूँ। विभा ने उदास आंखों से उसे देखा और फिर शून्य की तरफ नजरें गड़ाकर जैसे खुद से ही बोली, बुरा तो लगेगा ही, वो बॉडम लड़की इतने बड़े आदमी की बीवी बन गई और मेरी किस्मत में तो बस जूते चटकाना ही लिखा है। मायका हो या ससुराल, कोई फर्क नहीं पड़ता। विभा की ये बातें सुरेश के कलेजे को चीर गईं। उसने विभा की तरफ घायल नजरों से देखा। वो अभी भी शून्य की तरफ निहार रही थी, जिसमें कुछ टूटे सपने तैर रहे थे। उसने अपने और विभा के लिए न जाने कितने सपने देखे थे, पर उसके सपनों की बात है तो कहीं रूप, कहीं रंग, कहीं पैसा, तो कहीं उम्र आड़े आई होगी। न जाने कितनी अस्वीकृतियों को झेलने वाली ये लड़की अब उसकी पत्नी बनी है। उसकी संचित पूंजी से बने 4 गहने उसके शरीर पर हैं। पहली शॉपिंग पर बड़ी दरिया दिली से खरीदी गई प्योर सिल्क की साड़ी उसके शरीर की शोभा बढ़ा रही है। पहली मिलन की रात पर प्यार से भेंट किया गया सेट उसे महका रहा है। बड़े प्रेम से खरीदी गई वेणी उसके जूड़े की शोभा बढ़ा रही है। इस सारी सज्जा के साथ उसके घर में बैठी वो ऐसे भयानक शब्द बोल रही थी। सुरेश अंदर तक हिल गया था, पर अब कुछ कहना व्यर्थ था। आक्रोश व्यक्त करके वो खुद को सुरेश से श्रेष्ठ समझ रही थी। सारी रात सुरेश को नींद नहीं आई। वो विभा की तरफ पीट किए करवट मारकर लेटा रहा, अपने घायल मन को ढांढस बनाता रहा। उसकी आंखों के सामने उन सभी लड़कियों के चेहरे घूम गए जिन्हें उसने पहले दौर में अस्वीकार कर दिया था। उस समय उसकी आंखों में कोई ऐसी वैसी लड़की चढ़ती ही नहीं थी। उसकी माँ और बहन के लिए यह बड़े गर्व का विषय था
वो कहती फिरती, हमारे सुरेश को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। पर वक्त के साथ ये गर्व चिंता में बदल गया। लड़की देखने का उत्साह जाता रहा। माँ खींच कर कह देती, आखिर कैसी लड़की चाहता है तू, हमें भी तो बता। हमें भले आदमियों को जवाब देना पड़ता है, अपने घर में भी तो लड़कियां हैं, उनकी तो फिक्र कर। कोई पसंद कर रखी हो तो बता दे हमें। माँ की ये बातें सुनकर सुरेश खींच जाता। दोस्त मजाक में कहते, अब पैदा होने से तो रही, अवेलेबल स्टॉक में से ही पसंद करनी होगी। पहले से पता होता तो ब्रह्मा जी को स्पेसिफिकेशन देकर बनवा लेते। वो मन ही मन सोचता, काश ऐसा हो सकता कि वो ब्रह्मा जी से कहता कि मुझ जैसे फटीचर के भाग्य में कोई ब्यूटी क्वीन ना सही, पर कोई मिठबोली, हंसमुख सी, बड़ी आंखों वाली गोरी चिट्टी लड़की तो मिल ही सकती है। एक दिन उसका दोस्त सचिन दिवाकर एकदम सीरियस होकर बोला, तुम्हारा कोई अफेयर हो तो बता दो, तुम्हारी वजह से मैं 3 जगह जलील हो चुका हूं। सुरेश ने जैसे ही कहा, सॉरी यार, दिवाकर ने उसे उसका वाक्य पूरा होने नहीं दिया। आलतू फालतू बातें एकदम बंद। फिर ये माजरा क्या है? क्या लड़कियां रिजेक्ट करने का रिकॉर्ड बनाना है तुम्हें? क्या रिजेक्ट करने में मुझे मजा आता है? अरे कोई ढंकी तो मिले। ढंकी मतलब जो मेरे सपनों से मेल खाती हो, मेरी कल्पनाओं में फिट बैठती हो। सपने देखना अपराध नहीं है, पर उन्हें वास्तविकता समझना बेवकूफी है। तुम क्या सोचते हो, हमें सपना नहीं देखना आता या हमारी कल्पनाओं को दीमक चाट गया है? पर हम वास्तविकता को खूब समझते हैं कि हमारी ड्रीम गर्ल हमारे 2 कमरे के मकान में हमारी टुटपुंजिया तनख्वाह पर गुजर बसर करने नहीं आएगी। इस काम के लिए वास्तविकता की बेटी को ही चुनना पड़ेगा। ये कहकर दिवाकर तो चला गया, पर जाते जाते उसके अहम को चूर चूर कर गया, सत्य को उसके मुंह पर फेंक कर चला गया। इस हताशा की स्थिति में जो पहला रिश्ता आया, सुरेश ने उसे स्वीकृति दे दी। माँ ने कहा, हे भगवान, कैसी कैसी सुंदर लड़कियों को नकार दिया। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या इसी के इंतजार में वो इतने साल कंवारा बैठा रहा? तब दिवाकर ने उसे हिम्मत बंधाई, ऐसी बुरी भी नहीं है। अरे ये लड़कियां नौकरी करते करते मुरझा जाती हैं, शादी की चिंता में चेहरे की रौनक चली जाती है, बढ़ती उम्र भी चेहरे का नूर छीन लेती है। एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना। और उसने गलत नहीं कहा था। जो लड़की वो देख कर आया था और जो दुल्हन बनकर उसके घर आई थी, दोनों में बड़ा अंतर था। 1 महीने में ही रंगत और निखर गई, चेहरा खिल उठा, उसका व्यक्तित्व ही अलग हो गया। अब उसे वो अच्छी लगने लगी। उसका बनाया खाना वो रुचि के साथ खाता, गृहस्थी की छोटी मोटी खरीदारी उसके साथ करना उसे अच्छा लगता था। वो उसके लिए रोज वेणी लेकर आता, रोज शाम को घुमाने ले जाता। कभी आइसक्रीम, कभी चाट, कभी गन्ने का रस, कोई शाम खाली नहीं जाती थी। हर रात उसके साथ वो प्रणय के नए अध्याय रचता। विभा भी अभिभूत सी उसके चारों तरफ मंडराया करती। 1 महीने के अंदर ही उसने ब्रह्मचारी कुटीर की काया ही पलट दी थी। कुल मिलाकर अच्छी गुजर रही थी। पर अचानक ये क्या हो गया? श्रीमाली जी के यहाँ का एक डिनर जैसे जीवन ही बेस्वाद कर गया। उठिए जी, चाय हाजिर है। बोझिल आंखों को उसने सप्रयास खोलकर देखा तो विभा प्रसन्न मुद्रा में चाय का कप लिए खड़ी थी, जैसे कि उसे खबर ही नहीं थी कि उसके 4 शब्दों ने सुरेश को हिला कर रख दिया। ये रात उस पर कितनी भारी गुजरी है। चाय का कप और अखबार उसे पकड़ाकर वो तसल्ली से चादर ठीक करने लगी, पर्दे और मेज पोश को यथास्थिति करने लगी, पुराना अखबार अपनी जगह पर रखने लगी, साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर झाड़ू लगाने लगी। उसमें सुगढ़ गृहिणी के सारे गुण थे। उसकी इन्हीं भाव भंगिमाओं को रोज सुरेश मंत्रमुग्ध होकर देखा करता था, पर आज उसे उनमें कुछ भी अद्वितीय नहीं लगा। वो निर्विकार भाव से अखबार पढ़ता रहा। अगले 4-5 दिन वो ऐसे ही उदास रहा, रूठे हुए बच्चे की तरह खुद में खोया रहा, अंदर ही अंदर सुलगता रहा। अपनी गृहस्थी को सुलझाने में लगी विभा को इसका एहसास तक नहीं हुआ। रविवार का दिन था, पर एकदम निरानंद। 9 बजे तक वो बिस्तर में ऊँगता रहा, फिर उठा, नहा धोकर बाजार निकल गया। 2 घंटे बाद लौटा तो विभा डोसे की तैयारी किए उसकी राह देख रही थी। उसने चुपचाप नाश्ता किया, हमेशा की तरह तारीफ के पुल नहीं बांधे। विभा ने लाड भरे शब्द में कहा, सुनिए, वो सामने वाले मुखर्जी है ना, उनका ट्रांसफर हो गया है। वो बहुत सारा सामान बेच रहे हैं।
ड्रेसिंग टेबल भी बेच रहे हैं, सिर्फ 200 रुपए में दे रहे हैं। कहिए तो मैं बात करूं? ड्रेसिंग टेबल क्लर्क के घर में शोभा नहीं देती, उसने तलखी भरे शब्दों में कहा। ड्रेसिंग टेबल कोई मारुति कार थोड़े ही है जो आप ऐसे कह रहे हैं। मैंने कह दिया ना, मैं घर में वही चीज लाता हूं जो हमारे झोपड़े में शोभा देती है। बीवी का चुनाव भी मैंने इसी दृष्टिकोण से किया था। सुरेश ने बात खत्म की और एकदम हल्का हो गया। 4-5 दिन से जो मन में बोझ था, जो एक फांस सी चुभी थी, वो जैसे शांत हो गई। वो खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, जैसे कि बदली के बाद आसमान खुल गया हो। वो पुनः अपने खिले हुए मूड में लौट आया और बोला, तुम्हें लम्हे देखनी थी ना? 3 के शो में चलेंगे। उधर से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन 2 बजे जब चाय बन गई तो सुरेश को समझ में आ गया कि पिक्चर देखने के लिए हाँ है। दोनों तैयार होने लगे, पर विभा ने हमेशा की तरह नहीं पूछा कौन सी साड़ी पहनूं, बाल बांध लूं या खुले रखूं। वो भी समझ गया था कि विभा भी अंदर तक हिल गई है, क्योंकि धोबी के कपड़े में ही बंधे हुए थे। बर्तन अव्यवस्थित से पड़े थे, उनका पिरामिड नहीं बना था। सब्जी का थैला भी खाली नहीं किया गया था। ऐसा लग रहा था उसका सारा उत्साह किसी ने सोख लिया हो। 2:30 बजे सुरेश सीटी बजाता घर से बाहर निकला। विभा ने घर में ताला लगाया और चाबियां सुरेश को पकड़ा दी। चाबियां जेब में डालते हुए वो बोला, टेम्पो से चलेंगे और अगर भीड़ ना हुई तो फर्स्ट क्लास में ही बैठेंगे। नो टैक्सी, नो बालकनी, नो फिजूल खर्ची, हनीमून खत्म। तो विवाह के बाद अगर खुश रहना है तो सबसे जरूरी है कि अपनी जुबान को मीठा रखो, अच्छा रखो। चाहे जितने गुण हो, चाहे जितनी काबिलियत हो, अगर जुबान गंदी है तो घर में कलेश होता है। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।